सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने आपके इस YouTube चैनल गंगवाल स्टडी पॉइंट पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल निरंतर कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। और हम लोग पहले ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो थोड़े टफ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इनके बिना कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इनके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। यानी इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहले जैसे राजस्थान का एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ये ऐसे टॉपिक है कि इनसे क्वेश्चन तो जरूर आता है, और ये टॉपिक छोटे भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन तो वैसे राजवंशों में से भी आता है, क्योंकि राजवंश तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास को एंड तक वॉच करनी है, यानी कि पूरी देखनी है और ध्यान के साथ देखनी है। ठीक है, अपन लोग करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं के साथ करते हैं हम आज की क्लास को शुभारंभ। 1857 की क्रांति। देखो दोस्तों, आपको राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी अगर आप राजस्थान 1857 की क्रांति पढ़ोगे ना, तो आपको पहले 5-7 बातें हैं वो आपको रटनी पड़ेगी। इनका कोई और इलाज नहीं है। अगर आपने पहले से रट रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रट रखी है तो आज रट लेना। ठीक है, देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भारत का गवर्नर जनरल? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और क्रांति से पूर्व गवर्नर जनरल था डलहौजी। फिर आगे है, क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्रांति के समय पार्मस्टोन। ठीक है, और इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया, ये इंग्लैंड की क्या थी? महारानी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय नेता किसको बनाया जाता है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये उर्दू का शायर था। इसका मकबरा रंगून ब्रह्मा में बनाया हुआ है। क्या था? ये उर्दू का शायर था। उर्दू का शायर। कहा जाता है इसके बारे में कि ए जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे तुझे दफनाने के लिए तेरे मुल्क में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं है। बहादुर शाह जफर ये क्या है? क्रांति का नेता था। क्रांति का प्रतीक किसको चुना जाता है? कमल व रोटी को। कमल प्लस चपाती क्या है? ये क्रांति के प्रतीक थे। ठीक है, आगे देखो, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण बताइए। क्या है? 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है ना। जैसे कारण तो कई सारे थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐसे बहुत से कारण थे। इनको तो कारणों को हम भारत में जैसे क्रांति पढ़ेंगे ना उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो मेन कारण के ऊपर चर्चा करेंगे हम। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। यानी कि एक पुरानी राइफल थी सैनिकों के पास, ब्राउन बेस नाम की एक राइफल थी। तो उसके स्थान पे एक नई राइफल लाई जाती है, एनफील्ड नाम की राइफल। तो उसके राइफल में गोली डालने से पहले उसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, और उस कारतूसों पे कुछ चिकना चिकना पदार्थ लगा हुआ था। तो उसमें कहते हैं कि इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है,
तो भारतीय और मुसलमान सैनिकों के अंदर इससे असंतोष पैदा हो जाता है, क्योंकि गाय तो भारतीयों के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था। तो इस प्रकार राजस्थान में व भारत में दोनों जगह क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? एक चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रांति की तारीख। क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी, यानी कि 31 मई, लेकिन क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हो जाती है। 10 मई मेरठ से, ठीक है ना। 10 मई मेरठ से क्रांति शुरू हो जाती है। यह भी क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण रहा है, यानी कि क्रांति का समय से पहले प्रारंभ हो जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। एक बार इनको मिटा देता हूं। यानी भारत क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। क्रांति से पूर्व डलहौजी था। ठीक है, क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मिस्टन था। इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। ये उर्दू का शायर था। इसका मकबरा रंगून बर्मा में बना हुआ है। क्रांति का प्रतीक कमल व चपाती था। क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। आगे क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई, लेकिन क्रांति 10 मई मेरठ से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक, अब बात करेंगे हम। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ठीक है ना। अब ये अकेला गवर्नर जनरल पूरे भारत को संभाल नहीं सकता, तो इसने क्या किया? राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान के अंदर एक राजपूताना रेजिडेंसी की क्या करते हैं? एक स्थापना करते हैं, यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी, इसका स्थापना कब की जाती है? 1832 में। 1832 में करता है। कौन करता है? बेंटिंग के समय होती है। बेंटिंग, ध्यान रखना, ये वही आदमी है जिसने राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कब? 1829 के अंदर। विलियम बेंटिंग, इसने क्या की? राजस्थान के अंदर राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर देते हैं 1832 के अंदर। इसका मुख्यालय बनाया जाता है अजमेर को। इस राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। ठीक है ना। और इसका मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी, राजपूताना रेजिडेंसी, इसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? एजीजी। यानी कि गवर्नर जनरल क्या करता है? राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए अपने एजेंट छोड़ता है, उसको क्या कहते थे? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका नाम, पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट। ये कैसे ध्यान रखोगे आप? सबसे पहले क्या देते हैं, या ऐसे याद रख लो कि सब गले में हम क्या पहनते हैं? लॉकेट। तो लॉकेट से राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन हो जाएगा? मिस्टर लॉकेट। ठीक है, तो हमें तो मतलब है क्रांति के समय से, कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, यानी कि क्रांति के समय एजीजी, क्रांति के समय एजीजी कौन था? आपको ध्यान रखना है, लॉकेट टूट गया। लॉकेट टूट गया तो हम इसको क्या करें? जेब में डालिए, यानी पैंट की जेब में डालिए। जेब यानी शर्ट की जेब में नहीं, पैंट की जेब में डालिए लॉकेट को। तो इसे आप याद कर लेंगे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी लॉकेट टूट गया, उस किसमें डालिए? जेब में डालिए, पैंट के में। इससे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका मुख्य अधिकारी क्या होता था? अंग्रेज होता था एजीजी। तो अंग्रेज तो यूरोप महाद्वीप के रहने वाले थे, तो अंग्रेजों को क्या है?
गर्मी ज़्यादा लगती थी। तो अंग्रेज़ों ने एक उपाय दौड़ाया कि यार हम राजस्थान में ऐसा स्थान ढूँढते हैं ना जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन-सा है? माउंट आबू। तो ये अंग्रेज़ क्या करते हैं, इस राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय अजमेर में ले जाते हैं। यानी इसका ट्रांसफ़र कहाँ कर देते हैं? इसकी ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही, ठीक है। अब अंग्रेज ये एजीजी क्या करेगा, गर्मी गर्मी में यहाँ बैठेगा माउंट आबू में, यानी 6 महीने माउंट आबू, 6 महीने अजमेर। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई, यानी 28 मई को आरंभ हुई थी ना, तो उस समय हमारा एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ बैठा हुआ था? तो मई के अंदर 28 मई को क्रांति शुरू हुई थी, तो मई जून में तो गर्मियां पड़ती है, तो उस समय एजीजी सीधी सी बात है माउंट आबू में बैठेगा बढ़िया ठंड ठंड लेने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क्रांति के समय एजीजी कहाँ बैठा हुआ था? माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। अब क्या ये अकेला एजीजी भी पूरे राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर सकता? राजस्थान में 19-20 रियासतें थी, तो ये एजीजी क्या करता है, ये भी अपना एक एजेंट छोड़ देता है उन रियासतों के ऊपर। उस एजेंट को कहा जाता है पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको ये 5-6 जगह छोड़ता पॉलिटिकल एजेंट, उन पॉलिटिकल एजेंटों को नामों को याद रखना है। साथ ही रियासती शासकों के नाम को भी याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय किस रियासत का शासक कौन था। तो एक बार हम इन शासकों के बारे में और पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनको मिटा देता हूँ एक बार। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में बेंटिंग के समय होती है। बेंटिंग वही आदमी है जो कि राजा राम मोहन राय के कहने पर 1829 में क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था, ठीक है। और ध्यान रखना है कि राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बूंदी थी, बूंदी। इसने 1822 में 1922 के क्या लगाया था, रोक लगाया था। इस यहाँ का शासक था राम सिंह आडा, ठीक है। छोड़ो। राजपूताना रेजिडेंसी का प्रारंभिक मुख्यालय अजमेर था, लेकिन बाद में इसको यहाँ कहाँ पे माउंट आबू सिरोही में ले जाया जाता है 6 महीनों के लिए। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट, क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में और शासकों के बारे में। तो पॉलिटिकल एजेंट व शासकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब, ठीक है। तो क्या है, गवर्नर जनरल तो क्या कर देता है, ये अपना एजीजी छोड़ देता है राजस्थान में, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर देता है, करता है और वहाँ पे एजीजी छोड़ देता है। ये यानी कि ये अकेला पूरे राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर सका, तो इसने एजीजी छोड़ा। अब ये एजीजी पूरे राजस्थान को कंट्रोल नहीं कर सका, तो इसने क्या, इसने अपने नीचे पीए छोड़ दिया, यानी पॉलिटिकल एजेंट। गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पॉलिटिकल एजेंट। तो अब हम पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था और वहाँ का शासक कौन था, क्योंकि एक बार कहीं कहीं सीधा सा एग्जाम में पॉलिटिकल एजेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको इन पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो एक साइड हम बात करते हैं रियासतों की, रियासत, उसके बाद पीए, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं शासक कि यहाँ का शासक कौन था। पहले देखते हैं जयपुर, जयपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद मेवाड़ या उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद सिरोही,
सिरोही के बाद जोधपुर है मारवाड़। मारवाड़। इसके बाद सिरोही आ गया भरतपुर। भरतपुर। ठीक है। ये कितनी हुई? 3 और 3 6। 6 रियासतों में ही पीए छोड़े जाते हैं, बाकी रियासतों में नहीं छोड़े जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए अच्छा हुआ कि 6 में ही इन एजीजी ने 6 जगहों पे अपने पीए छोड़े। अगर पूरे 19 रियासतों में पीए छोड़ता तो हमें 19 के नाम याद करने पड़ते, लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने 6 पे छोड़ा। तो इन 6 रियासतों के पीए कौन कौन थे इनको देख लेते हैं हम एक बार में। इनको याद करने का तरीका भी बता दूंगा मैं कि कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो जयपुर का पीए था ईडन। कोटा का पीए था मेजर बर्टन। मेवाड़ का पीए था सावर्स। सिरोही का पीए था जेडी होल। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मॉसन। जिसकी बाद में वहाँ क्रांतिकारी क्या करते हैं, गर्दन भी काटते हैं इस मैक मॉसन और आवा के किले पे लटका देते हैं। फिर आगे है भरतपुर। भरतपुर का पीए था मोरिसन। मोरिसन। ठीक है। जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह दित्ते। राम सिंह दित्ते। कोटा का वही राम सिंह दित्ते। 3 जगहों के शासक सेम थे, एक जयपुर के, एक कोटा के, एक बूंदी के। ठीक है। मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का तो आप जानते हो कौन था, स्वरूप सिंह, यानी जिसने अपना रूप नहीं पकड़ने दिया, वो कौन था? स्वरूप सिंह। यानी कि आज क्रांति के समय अंग्रेजों की सबसे पहले सहायता कौन करता है? स्वरूप सिंह ही करता है, यानी कि जिसने अपना रूप नहीं पकड़ने दिया। यानी सबसे ज्यादा फेयर और लवली, और वो क्या बोलते हैं उसको, स्किन फूट, पॉन्ड्स, वेट ना वेट, सबसे ज्यादा कौन लगाता है? स्वरूप सिंह लगाता है। यानी ये अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था 1857 क्रांति के समय। ठीक। फिर आता है सिरोही। सिरोही का था पियतो जेडी होल, और यहाँ का शासक कौन था? शिव सिंह। ठीक है। सिरोही का शासक शिव सिंह आ गया। मारवाड़ का था पीए मेघमोशन, और यहाँ का शासक कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह। ठीक है। आगे भरतपुर। भरतपुर का कौन था? मोरिसन, पॉलिटिकल एजेंट, और यहाँ का शासक था जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग था। जसवंत सिंह। ठीक है। ये आपको 6 जगहों के पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं, और ये शासक है। शासक और बाकी रियासतों को भी याद करना है, मैं आपको बाद में बता दूंगा पूरे शासकों के बारे में एक साथ। अभी तो इनको याद कर लो आप। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सावर्स, सिरोही का जेडी होल, मारवाड़ का मैकमोसन, भरतपुर का मोरिसन। ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है? सबसे पहले तो देखो जयपुर। जयपुर का कौन था? मेजर ईडन। ईडन एक क्या है? एक गार्डन है, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक गार्डन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जयपुर में। तो इससे आपको याद रख लेना है कि जयपुर का कौन था? मेजर ईडन था, पॉलिटिकल एजेंट। आगे है कोटा। कोटा का था बर्टन। तो कोट के क्या होते हैं? मोटे मोटे बटन। तो इससे याद रख लेना, कोटा का बर्टन। मेवाड़ का या उदयपुर का सावर्स। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, और झीलों की नगरी तो वहां पे क्या है? सावर्स। यहाँ वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? सावर्स हो जाएगा। इसको याद कर लेना आपको, उदयपुर का सावर्स। सावर्स। सावर्स से यानी कि झरने। झरनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? झरनों को अंग्रेजी में कहते हैं सावर्स। तो इससे याद रख लेना कि उदयपुर में झरने यानी झीलें हैं, तो वहां झरने भी होगी, तो झरने से सावर्स याद रख लेना, यानी उदयपुर का सावर्स। सिरोही का जेडी होल। मारवाड़ का मेक मोशन। मेक मेक यानी बनाना, मोशन मोशन। मेक मोशन था यहाँ पे, मोशन लिख दिया, मेक मोशन। आपको ध्यान रखना है, यानी कि मारवाड़ का मौसम खराब रहता है।
तो वहाँ पे क्या है, मौसम बनाना पड़ता है, मेक मौसम यानी मेक मौसम यानी मेक मौसम बनाना पड़ता है। मौसम कहाँ बनाना पड़ता है, मारवाड़। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, मेक मौसन। आगे है भरतपुर का मोरिसन। अब भरतपुर का मोरिसन है ना, सन यानी सूर्य। तो राजस्थान में सूर्य का उदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, उधर होता है धौलपुर भरतपुर में तरफ। तो आपको धौलपुर के पास में ही तो है भरतपुर भी, तो इसे याद रख लेना। मोरिसन यानी सूर्य किधर उगता है, भरतपुर में, तो इसे याद हो जाएगा आपको मोरिसन। ठीक है, अब हम लोग इनको मिटाते हैं एक बार और छावनियों के बारे में पढ़ेंगे हम ट्रिक के द्वारा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, उनमें कितने सैनिक थे, और किस सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट नियुक्त थी। इन सभी के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आप तो क्लास को लगातार बने रहिए, देखते रहिए। जयपुर का एडन, शासक राम सिंह। पॉलिटिकल, कोटा का बर्टन, शासक राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ का सावर, शासक स्वरूप सिंह। सिरोही का जेडी होल, शासक शिव सिंह। मारवाड़ का मेकमोसन, शासक तख्त सिंह। भरतपुर का पीएम मोरिसन, शासक जसवंत सिंह। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। ठीक है, एक पहले यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी। छावनियां मतलब सैनिकों को रहने का स्थान, छावनी कहा जाता है उसे। तो इन छावनियों को याद करने के लिए एक फेमस ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक से याद करे हो तो अच्छा है, वरना इससे भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, एनी नाम की क्या है, एक लड़की है, मान लो आपकी एफ जी है यानी फ्रेंड है। एनी ने मेरा, मेरा मतलब आपका, ब्याह, ब्याह मतलब शादी, नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने आपका क्या नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा। अब ब्याह क्यों नहीं देखा, इसका रीजन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं देखा तो नहीं देखा। आपने बुलाया नहीं होगा तब नहीं आए होगी, या कुछ और कारण रहे होंगे उस वजह से नहीं देखा होगा। हैं, बुलाते तो आज जरूर आती है नहीं। वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है साहब उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं, हद से गुजर जाने का नहीं। ये राहत इंदौरी जी की शायरी है। बोल, ठीक है, क्या है, एनिमित आपका क्या नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा। इससे हमें राजस्थान में सैनिक छावनियां थी उनके शहों के नाम याद कर लेंगे इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा एरियनपुरा, जो कि कहाँ पड़ती थी, पाली में। नीसे, नीमच, ये मध्य प्रदेश में पड़ती थी, नीमच छावनी। इनको छोड़ दो। ब्याह से आ जाएगी ब्यावर, ये कहाँ पड़ती थी, अजमेर में। लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर खुद ही जिला बन गया है, तो अब अजमेर में नहीं, अभी वर्तमान में ये ब्यावर में ही है। लेकिन क्रांति के समय कहाँ थी ये छावनी, अजमेर में थी। ठीक है, ब्यावर आ गया। न से नसीराबाद, इस शहर को नसीर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने बसाया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नसीराबाद। फिर आगे है देवली, ये कहाँ पड़ती थी, टोंक में। कैसे आ जाएगा, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ थी, उदयपुर में। ठीक है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा,
एनी ने क्या किया, आपका ब्याह नहीं देगा। ऐसे एरियनपुरा, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, न से नसीराबाद, दे से देवली, ख से खेरवाड़ा। ठीक है। अब एक बार इन छावनियों को हम क्रम से लिखते हैं, जिस तरह से विद्रोह आरंभ हुआ, यानी सबसे पहले जिस छावनी में विद्रोह आरंभ हुआ उस छावनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद किस में हुआ, फिर उसके बाद किस में हुआ, ऐसे क्रम के अनुसार एक बार इनको हम जमा देते हैं। ठीक है ना। ये तो आपको याद है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ठीक है। सबसे पहले आपको न से नसीराबाद लेना है। नसीराबाद, नसीराबाद छावनी ये कहाँ पे थी, अजमेर में। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, सैनिक तैनात थे यहाँ पे। कहाँ पे, नसीराबाद में। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। और ये सबसे शक्तिशाली छावनी थी। कौन सी छावनी, नसीराबाद। और सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली छावनी भी यही थी, नसीराबाद। ठीक है। आगे विद्रोह, यहाँ विद्रोह 28 मई को शुरू होता है। दूसरी आगे नीमच, ये छावनी एमपी में पड़ती थी, लेकिन इस छावनी की देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करता था। एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो कौन सी थी, नीमच थी। ठीक है। यहाँ कोटा कंटीनेंट के सैनिक थे। कोटा कंटीनेंट के क्या थे, सैनिक थे, या भारतीय ब्रिगेड की कह सकते हो, भारतीय ब्रिगेडियर के सैनिक थे। ठीक है। आगे देखो, नीमच आ गया, नसीराबाद आ गया। इसके बाद विद्रोह कहाँ होता है, देवली में। उसके बाद एरियनपुरा। ठीक है। फिर बची दो छावनियाँ। कौन सी, एक तो ब्यावर, दूसरी कौन सी, खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है। देवली पड़ता था टोंक में, अभी भी टोंक में ही पड़ता है। एरियनपुरा पाली में। वैसे एरियनपुरा के बारे में कहते हैं कि एक सिरोही की शिवगंज तहसील में है, लेकिन आपको पाली ही याद रखना है क्योंकि पाली राइट है, पाली मानेंगे हम बिल्कुल। आगे ब्यावर, ये अजमेर में, लेकिन अभी खुद ब्यावर जिला बन गया है। अभी गहलोत सरकार ने पिछली बार ब्यावर को ही जिला घोषित कर दिया है साथ में। आगे खेरवाड़ा, ये कहाँ पे थे, उदयपुर में। देवली टोंक के अंदर भी कहाँ के सैनिक थे, कोटा कंटीनेंट के सैनिक थे। सैनिक थे। ठीक है। एरियनपुरा पाली, यहाँ कौन से सैनिक थे, जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक थे। कौन से सैनिक थे यहाँ पे, जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक थे। ठीक है। एरियनपुरा में जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक थे। आगे है ब्यावर। ब्यावर में मेयर रेजिमेंट नियुक्ति। ठीक है। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे, एमबीसी। एमबीसी मतलब मेवाड़ भील कोर। इसका गठन कब होता है, 1841 में होता है। ठीक है। यहाँ एमबीसी के सैनिक थे, लिख लो आप तो यहाँ मेवाड़ भील कोर के क्या थे, सैनिक थे। अब आपको ध्यान रखना है, ब्यावर व खेरवाड़ा में प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं होता है। यानी कि ब्यावर व खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, तो हम इन दोनों छावनियों के बारे में इतनी ही बात याद रखनी है कि इनमें विद्रोह नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर ब्यावर खेरवाड़ा में विद्रोह होता तो हम इनको भी पढ़नी पड़ती, अब इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो बच्ची कितनी, चार। इन चारों में विद्रोह होता है। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई को होता है। नीमच में विद्रोह
नीमच में 3 अक्षर है, 1 2 3, तो 3 जून को होता है। देवली में विद्रोह, इस देवली में भी कोई स्पेशल विद्रोह नहीं होता। ये नीमच वाले सैनिक ही इधर देवली होकर निकल जाते हैं, तो देवली से कुछ सैनिक इनके साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 या 10 जून को क्या होता है, यहाँ पे विद्रोह होता है देवली में। एरेनपुरा में अच्छा विद्रोह होता है। कब होता है? 21 अगस्त को होता है ये शुभ एरेनपुरा का विद्रोह 21 अगस्त को शुरू होता है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिए हैं राजस्थान में ये क्या है, 6 सैनिक छावनी। पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद, यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। दूसरी छावनी आ गई नीमच, जो एमपी में पड़ती थी, यहाँ कोटा कंटिनेंट, यहाँ भारतीय ब्रिगेडियर की क्या थे, सैनिक थे। आगे है देवली छावनी, ये टोंक में, यहाँ कोटा कंटिनेंट के क्या थे, सैनिक थे। आगे है एरियनपुरा, ये पाली में पड़ती, जोधपुर लीजन के पूर्वी सैनिक यहाँ पे मौजूद थे। ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों में कहीं विद्रोह नहीं होता है। ब्यावर में मेयर रेजिमेंट नियुक्त थी और खेरवाड़ा में एमबीसी के सैनिक थे, यानी मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हर छावनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगली क्लास में नसीराबाद और नीमच छावनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन छावनी में क्रांति कब आरंभ हुई, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इन सभी तमाम बातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बस आपको उस अगली क्लास को भी देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसे लगी। ठीक है, धन्यवाद। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।